हाँ जी, आइए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे दूसरे सेशन में। और सब कैसे हो? बस सर, आपका वेट हो रहा है। जयपुर कब आओगे? जयपुर तो कब आ रहे हैं हम जयपुर? अच्छा, जयपुर से कौन कौन रहने वाला है जयपुर का? जयपुर का कौन कौन है यहाँ पर? एक ही है बस? जयपुर के आसपास फिर जयपुर में हमारे 16 तारीख को, 16 जुलाई को, 16 जुलाई जयपुर। अलवर वाले तो आ ही सकते हो। अलवर, अलवर जयपुर तो एक जैसा ही है। स्टार्ट करें? म्हारो राजस्थान, म्हारो जयपुर, खंबा गणी। नहीं, जयपुर तो इस बार मेरे लिए जयपुर जाना आसान है, तो बस 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, बाकी तो क्लास होगी। कि जयपुर से मेरा 1 नाइट का डिस्टेंस है, तो चला जाऊंगा। कोलकाता में तो आने जाने में 3-4 दिन मेरे को लग गए यार। बाकी तो आगे घूमने गए थे। राजस्थान में तो कहाँ घूमना, घुमा ही हुआ सब कुछ। जयपुर तो मेरा दूसरा घर जैसा है। पूरी जिंदगी जयपुर ही काट ली हमने। एग्जाम सारे के सारे जयपुर ही देता था। जयपुर तो चक्कर कर लगता रहता है। कोई घूमने वाली ऐसी जगह है ही नहीं जो जयपुर हमने ना देखी हो। मेरे से एक बार इंटरव्यू में मेरे से एक बार पूछ लिया कि अच्छा, जयपुर कितनी बार आए हो? जबकि जयपुर तो मैं आता जाता रहता था यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। मैंने कहा बस सर, ये आपके बैंक का एग्जाम दिया था, उसके बाद आज आपका इंटरव्यू देना है, दूसरा चक्कर है जयपुर में। अच्छा अच्छा, चलो जयपुर में कौन कौन सी जगह घूमे? सर कहाँ घूमने का टाइम ही नहीं मिलता सर। एग्जाम देते थे, आते थे और वापस चले जाते थे, क्योंकि तब पढ़ाई में इतना ज्यादा मशगूल हो गए थे, इतने ज्यादा हम पढ़ाई में लगे रहते थे, कहीं घूमने का टाइम ही नहीं मिला। अब सर जॉब लगेगी तो उसके बाद घूमने का टाइम मिलेगा मिलेगा, करेंगे, घूमेंगे। अच्छा, फिर तो आपने जंतर मंतर नहीं देखा होगा? नहीं सर, जंतर मंतर देखा ही नहीं सर, देखने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि तब तक जंतर मंतर में शायद 3 बार देखा है वहाँ, और तब तक तो जयपुर शायद पूरा पूरा माप दिया था हमने। फिर भी हमने कहा नहीं देखा। तो मुझे पता था मैं बोलूंगा जयपुर देखा। अच्छा, फिर जंतर मंतर किसने बनाया था, कौन से सन में बना था? अच्छा, फिर हवा महल क्या था? हवा महल में हवाएं हवाएं चलती हैं, कितनी खिड़कियां होती हैं, है ना? इतने ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछते। काय को मत्थे में, काय को फालतू के क्वेश्चंस के चक्करों में पढ़ना, है ना?
तो हम बिल्कुल सरेआम मुकर गए उस टाइम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इंटरव्यू में सारे के सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई झूठ में ही देने होते हैं। कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई ऐसे होते हैं जो आप झूठ ही बोलते हो तो उनको पता नहीं चलता, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई, बहुत सारे क्वेश्चन के रिप्लाई ऐसे होते हैं, 80 to 90% क्वेश्चन के रिप्लाई ऐसे होते हैं जो आप झूठ बोलते हो तो उनको पता चल जाता है ना। तो जो मैंने बोला उसमें कोई झूठ उनको फील हुआ नहीं, तो उन्होंने मेरे से आगे क्रॉस क्वेश्चन पूछा, है ना। चलिए, एनीवेज आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, उसी के आगे लेकर चलता हूं आपको मैं। अब यहाँ पर हम उस मैकेनिज्म को देखते हैं जो मैकेनिज्म आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मूव करके आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ जाता है। ठीक है, प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड की कंपनी की तरफ लेकर जाता है, जिस मैकेनिज्म को हम आईपीओ कहते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा, इसको टेक्निकलिटीज में जाते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी जब प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बनती है तो उसको यहाँ पर क्या करने होते हैं, उसको अपने जो शेयर होल्डर है उनकी संख्या बढ़ानी है। शेयर होल्डर की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस है जो शेयर्स इश्यू किए जाएंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी उनकी। ठीक है, एग्री करते हो मेरी बात से? अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है? सबसे पहले हम जब भी कोई कंपनी यहां पर अपना आईपीओ लाना चाहती है, ये कैसी आवाज आई, ये वाली थी। वो सबसे पहले क्या करेगी, वो सबसे पहले अपना अप्लाई करेगी सेबी के पास। ऑब्वियस, सेबी के पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर जो एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, 1998 में यहाँ पर जन्म हुआ था इसका, और इसको 1992 में इसने चलना सीखा था। 4 साल लग गए उसको चलने में, यानी कहने का मतलब है 1998 में बन गया था, लेकिन इससे पावर्स जो थी वो इसको 1992 में फुल फ्लैश पावर्स दी गई थी, जो आपकी पूरी की पूरी मार्केट है जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं उसको रेगुलेट करने की। अब जो पावर्स आई उसके बाद यहाँ पर आज की डेट में जो भी काम अगर शेयर मार्केट में किया जाता है, जिसको हम स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, जो किया जाता है वो सारा का सारा सेबी के अंडर ही किया जाता है। आप कुछ भी मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट में अगर आपको, सॉरी 1998 नहीं 88 है ना, मैंने शायद 98 लिख दिया। सो ये यहाँ पर आपका जो भी काम किया जाता है उसके लिए यहाँ पर पहले सेबी से परमिशन की जरूरत है। तो आपको आईपीओ लाना, सेबी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जब सेबी से आप परमिशन ले लेते हो, सेबी के द्वारा परमिशन आती रहती है, उस दौरान आप अपने बैकएंड पे सारी चीजें करते रहते हो, काम करते रहते हो। मान लीजिए सेबी से परमिशन आ गई, व्हाट्स नेक्स्ट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी के 10 लाख शेयर जारी किए हैं, 10 लाख शेयर है। एक शेयर की वैल्यू मैंने रखी है 100 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले लोगों को ये कहूंगा, लोगों को बताऊंगा मेरी कंपनी के बारे में, और लोगों को कहूंगा कि 10 लाख शेयर्स मैं आपको देना चाहता हूं और एक शेयर की कीमत 100 रुपए में देना चाहता हूं। लोग कहेंगे ठीक है, ओके, हम लेने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैं उन सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है आपका एप्लीकेशन। मैं उन सबसे अप्लाई करवाऊंगा, उन सबसे मैं अप्लाई कराऊंगा 1 लाख शेयर 100 रुपए पे। वो लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन मुझे भेजेंगे। अब हो सकता है एप्लीकेशन मेरे पास कितनी आ जाए, एप्लीकेशन मेरे पास हो सकता है 30 लाख शेयर की आ जाए, हो सकता है, हो सकता है 10 लाख की है, हो सकता है मेरे पास एप्लीकेशन 5 लाख शेयर की है। अगर लोगों को लगता है कि ये शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, यानी कि जो इसके 100 रुपए की शेयर की वैल्यू है वो बढ़ सकती है, अगर उनको ऐसा अनुमान है, शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपसे।
है ना, कि उसने बहुत अच्छा काम कर लिया, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, प्रीमियम उसका बढ़ गया, उसकी ग्रोथ प्रोजेक्शन, मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में वैल्यूएशन का फंडा। तो उस वजह से अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोगों को लगता है बढ़ सकती है, तो ज्यादा लोग उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मान लीजिए उसको 30 लाख लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने हर एक पर्सन को एक शेयर ही देना है। वैसे एक्चुअल में एक शेयर नहीं दिया जाता, शेयर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दिया जाता है, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ एक शेयर ही देना। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो एक बंदे को कितने नंबर ऑफ शेयर्स देना चाहते हो, कितने रुपए पे देना चाहते हो, वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें 10 लाख शेयर है, एक शेयर एक बंदे को देना है और 100 रुपए का एक शेयर है। मेरे पास आ गई 30 लाख की एप्लीकेशन। अब ऑब्वियस है 30 लाख लोगों की मेरे पास एप्लीकेशन आई है, 30 लाख में से मुझे 10 लाख लोगों को चुनना है। कैसे चुनूंगा? इसको चुनने का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है लॉटरी सिस्टम। सर कमाल होगी, यहाँ भी लॉटरी? जी हाँ, यहाँ लॉटरी सिस्टम। बस इतना फर्क है, ये थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। लॉटरी के फॉर्म में इन 30 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों को यहाँ पर शेयर के लिए चुना जाता है। बाकी 20 लाख लोगों को यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाता है, मतलब कि उनकी एप्लीकेशन कि आपको हम शेयर्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, आपके 10 लाख शेयर्स 10 लाख लोगों को हमने दे दिए हैं। लॉटरी ने वो चीज निकाल दी है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा बीच के प्रोसेस पे चलते हैं कि जब 30 लाख लोगों ने यहां पर अप्लाई किया, अब अप्लाई जो करेंगे वो फ्री में तो करेंगे नहीं, है ना। फ्री में अगर कोई चीज होती हो तो सारी दुनिया 30 लाख छोड़ो 1 करोड़ लोग अप्लाई कर देंगे। फ्री में कोई चीज अप्लाई होती हो तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग अप्लाई कर देंगे। यहां पर अगर 10 रुपए में हो तब भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां पर जो अप्लाई करने की कीमत लगती है, कीमत क्या लगेगी कि भाई साहब 30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 30 लाख उनको एक बार शेयर के 100 रुपए देने पड़ेंगे। उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा उस एप्लीकेशन के लिए। अप्लाई करेंगे, अपनी जेब से वो 100 रुपए देंगे, है ना। उनको एक शेयर मिलना तो 100 रुपए वो देंगे। अब जब 100 रुपए वो दे देंगे, उसके बाद अगर उनको शेयर्स जो है वो मिल जाते हैं तो कंपनी उनके 100 रुपए रख लेगी। अगर उनको शेयर्स नहीं मिलते तो कंपनी उनके 100 रुपए वापस दे देगी, रिफंड दे देगी। अब ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस काफी साल पहले तक चलता था कि पहले तो कंपनी सारे के सारे 100 रुपए ले लेती है अपने पास, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। उसके कंपनी जिन जिन को शेयर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं उनको शेयर्स के बदले में उनको पैसे रख लेगी, उनके शेयर्स दे देगी उनका बदले में। लेकिन जिन लोगों के नहीं निकला है शेयर उनको पैसा वापस दे देगा, उसको रिफंड प्रोसेस कहते थे। और वो रिफंड प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगाता था होने में। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना यार। एक सेकंड रुको। घरवाली जी ने कुछ एक फोटो हमारे मोबाइल में क्लिक करी थी किसी चीज की, वो एक बार उनको प्रोवाइड करा दें, कहीं वो मार्केट में है और उनको वो बिल की फोटो चाहिए।
अरे यार, गलत टाइम पे याद कर लिया इसने, मुझे मिल भी नहीं रहा। मेरे फोन पे लिया था क्या इसने? अपने फोन पे ली थी फोटो। चलो एक सेकंड को मैसेज ड्रॉप कर, अपने फोन में चेक करेंगे, मेरे फोन में तो नहीं है। घरवाली का नाम किस नाम से सेव करा था मैंने? कहाँ गई है? तो पहले आप शादी से पहले ना वाइफ का नाम ना, नाम क्या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ऊपर ऊपर आता था चैट, तो लेटेस्ट एक ही बंदा होता है जिसे आप सारे दिन चैट करते थे, नाम ऊपर ऊपर आ जाता था। तो शादी के बाद व्हाट्सएप पे तो कोई बात होती नहीं है, रेयरेस्ट होती है, तो कहीं नीचे नीचे दब जाता है नाम, तो ढूंढना पड़ता है, फिर याद भी नहीं आता उसका नाम किस नाम से सेव कर रखा है ना। जिंदगी अजीब विडंबना है ना। जिसको हम पहले इतना याद करते थे, जिससे हम पहले इतना बतियाते थे, वो आजकल कहीं व्हाट्सएप की यादों में कहीं खो सा गया है ना। अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी यार ना, वो जरूरी था थोड़ा सा, कहीं मार्केट में अटकी हुई थी। सो यहाँ पर आपका 30 लाख शेयर, अब उनको क्या है कि मैंने बोला कि उनको रिफंड देना पड़ता है। रिफंड देने में क्या होता है, थोड़ा समय लग जाता है, समय लग जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा सही किया गया। एक कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट का नाम था असबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स। ठीक है। अब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स के क्या था कि 30 लाख लोगों ने जब यहाँ पर शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तब यहाँ पर 30 लाख लोगों के 100 रुपए जो थे वो कंपनी के पास नहीं पहुंचे। कैसे? जब भी आप यहाँ पर शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसका पैसा आपके कहां से जाता है? बैंक अकाउंट से जाता है। पहले आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो कटकर कंपनी के अकाउंट में चला जाता था। ठीक है। और लेटर ऑन उसका रिफंड कंपनी अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आता था। अब क्या हुआ, जब से असबा के थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन होने लगी, इस मैकेनिज्म के थ्रू एप्लीकेशन होने लगी, उसमें क्या था, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होता, आपके बैंक अकाउंट में पैसे का यहाँ पर होल्ड लग जाता है, यानी कि वो पैसा वहां पर फ्रीज कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। यानी कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वो 100 रुपए जो है वो फंस जाता है, रुक जाता है। आप उस 100 रुपए को कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आपको आपके बैलेंस में दिखाएगा लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे 100 रुपए को यहाँ पर कहीं पर भी। और क्या होगा कि अगर अगर आपको वो शेयर दे दिया गया है, तो वो शेयर के बदले में आपको 100 रुपए आपके खाते से उस वक्त कट जाएगा, कंपनी खाते पहुंच जाएगा। अगर आपको वो नहीं मिला है शेयर, तो आपके खाते में जो 100 रुपए का होल्ड जो फ्रीज किया गया वो 100 रुपया, वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, वो हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा, इमीडिएट हट जाएगा उसी वक्त ही। जैसे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया इतने इतने लोगों को हमने शेयर्स दे दिए हैं, अगर आप उनमें नहीं हो तो आपका इमीडिएट उसी वक्त विद इमीडिएट इफेक्ट आपका फ्रीज हट जाएगा। तो यानी कि इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत समय बच गया और वो लोग अपने पैसे को कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमीडिएटली, जबकि यहाँ पर पहले के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए इसका नाम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स है, कि एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया उसको सपोर्ट किया किससे? ब्लॉक्ड अमाउंट से, आपके पैसा जो है ब्लॉक कर दिया गया था। समझ गए? ब्लॉक्ड अमाउंट्स। गॉट इट। अब जो 10 लाख शेयर जिनको अलॉट किए गए हैं, जिनको दिए गए हैं, जब यहां पर हम अगला स्टेप करते हैं उस स्टेप को कहते हैं अलॉटमेंट। यानी कि 10 लाख शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस यहां पर लॉटरी वाला जो है वो स्टार्ट हुआ है, अलॉटमेंट। दैट इज नेक्स्ट स्टेप इज द अलॉटमेंट। अब 10 लाख शेयर आ गए, अब नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब 10 लाख शेयर आ गए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए और इतने लोगों के पास पहुंच गए। अब बाकी जो 20 लाख लोग थे वो इंटरेस्टेड थे स्टिल इस शेयर्स को खरीदने के लिए। क्या वो शेयर इस शेयर्स को नहीं खरीद सकते? वो खरीद सकते हैं शेयर्स को, लेकिन कहां पर? देखो, जब ये शेयर्स यहां पर एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी, तो ये जो शेयर्स थे ये कुछ दिनों के लिए आपके पास यहां पर मार्केट में अप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। आप उसको अप्लाई कर सकते हो कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए ये एप्लीकेशन यहां पर ओपन होती है।
जब उसके बाद यहाँ पर कुछ समय हो जाता है, कुछ 4-5 दिन एप्लीकेशन बंद हुए, उसके बाद अलॉटमेंट हुए, उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा वक्त आता है जिस जिस दिन को हम कहते हैं लिस्टिंग। अब लिस्टिंग क्या होता है? लिस्टिंग बेसिकली ये होता है कि आपका जो शेयर्स है, आपके जो अब शेयर्स है, जो 10 लाख शेयर्स है, उनका वक्त आ चुका है उनको स्टॉक मार्केट में यहां पर लिस्ट करने का। लिस्ट मतलब कि एक ऐसी जगह उनको यहां पर डालने का जहां से कोई भी व्यक्ति उनको यहां पर बेच सके, कोई भी व्यक्ति उसको परचेज कर सके, जिसकी मर्जी वो सेल करे, जिसकी मर्जी वो परचेज करे। अगर किसी को, एक बंदे को लगता है कि नहीं मुझे तो अब इससे निकलना है, मैंने तो 100 रुपए में खरीदा था, चल 110 रुपए हो गए इसकी कीमत, मैं 10 रुपए कमाकर निकल जाऊं। कोई व्यक्ति कहता है मैं 110 में खरीदने के लिए तैयार हूं, वो उसको खरीद सके, उस चीज को कहता है लिस्टिंग। और ये स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग होती है वो होती है कहां पर? स्टॉक एक्सचेंजेस पे। स्टॉक एक्सचेंजेस, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान चीजों का, इधर से उधर, उधर से इधर, यही मतलब होता है एक्सचेंज का। ठीक है। अब जो एक्सचेंज होते हैं ये एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह उपलब्ध कराते हैं जहां पर सेलर और बायर यहां पर मिल सके। अब सेलर और बायर यहां पर मिल सके, कोई सर ऐसा कोई फिजिकल प्लेस है जहां पर सेलर और बायर मिलते हैं? जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस आर दी फिजिकल प्लेस जहां पर सेलर और बायर मिलते हैं। लेकिन सेलर और बायर मिलते हैं नहीं, मिलते थे। जब यहाँ पर मैं आज से बहुत साल पुरानी बात करूं, मेरे पास कुछ ऐसा सच कोई मेरे पास डाटा या ईयर नहीं है कब ये हुआ था ऐसा, ठीक है। लेकिन जब भी मैं बात करूं पुराने जमाने की बात करूं, मैं अपने जमाने की बात करूं, तो मेरे जमाने में क्या हुआ करता था कि स्टॉक एक्सचेंजेस एक मार्केट प्लेस होता था जहां पर जाकर लोग मिलते थे। वहां पर लोग एक दूसरे को बोलते थे कि मेरे पास ये कंपनी के शेयर है, ये कंपनी के शेयर मुझसे खरीद लो। कोई और वहां पर आता था, वो शेयर को खरीदने के लिए तैयार होता था, वो खरीदता था। कोई बेचने के लिए तैयार है, कोई खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक जगह होती थी जहां पर लोग फिजिकली अवेलेबल होते थे और एक दूसरे के साथ वहां पर डील करते थे। और इनकी डील कहां पर होती थी? इनकी डील ऐसा नहीं है कि आपस में करते थे, इनकी डील कौन करवाता था? ब्रोकर्स करवाते थे। वहां पर ब्रोकर्स भी अवेलेबल होते थे, मीडिएटर भी अवेलेबल होते थे। मीडिएटर को यहाँ पर बायर का प्राइस और सेलर का प्राइस पता होता था। वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, और बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि ये बंदा इतने में बेचने के लिए तैयार है, हाँ ये कंपनी के शेयर इतने में उपलब्ध हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार है, तो ब्रोकर के पास पहुंच जाता था। बाद में शेयर्स का एक्सचेंज कर लिया जाता था। अगर आपने कोई भी बहुत पुरानी मूवीज देखी होंगी, बहुत पुरानी मूवीज देखी होंगी, मूवीज में मैंने एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, अभिषेक बच्चन की मूवी थी जिसमें वो अंबानी का किरदार उन्होंने निभाया था। ठीक है। वो मूवी अगर आपने देखी होगी, या फिर आपने एक ये वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, वो आपने देखी होगी, है ना, गुरु, हाँ गुरु मूवी थी वो, गुरु। या फिर आपने अभी एक और मूवी आई थी बिग बुल, वो आपने देखी होगी। बिग बुल मैंने नहीं देखी तो मुझे नहीं पता उसमें ये सीन है या नहीं है। ठीक है। मैंने हर्षद मेहता स्कैम 1992 मैंने वेब सीरीज देखी है, और मैंने गुरु नाम की मूवी देखी है। तो इन दोनों में यहाँ पर ये सीन बिल्कुल सामने दिखता है। ठीक है। बिग बुल की बात नहीं कर, बिग बुल तो लेटेस्ट वाली है बच्चा, बिग बुल तो मूवी है, ये अभिषेक बच्चन की गुरु नाम की मूवी आई थी, शायद तब आई होगी जब आप कहीं स्कूल में आप अभी पढ़ रहे होंगे, और अभी आप कोई मैथ्स की प्लस माइनस करने सीख रहे होंगे, तब की बात है वो, है ना। अब गुणा गुना जमा भाग, है ना, आप तब कई चीजें नई नई आप सीख रहे होंगे, है ना, तब क्या कर, तब आप ये सीख रहे होंगे कि मैग्नेट चिपकती कैसे है ना, ये भी सीख रहे होंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलते हैं उसको, है ना, न्यूटन लॉ सीख रहे थे उस टाइम की मूवी है ये। तो ये जो इसमें यहाँ पर इन चीजों को एक्चुअल में दिखाया गया, और वो एक्चुअल में सच है, पहले ऐसा होता था। लेकिन ऑब्वियस है ये एक ही जगह होती थी, और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग लोकेशन में होते थे, बड़ी सिटीज में होते थे। लेकिन अब इसकी अपनी अपनी लिमिटेशन थी, ऑब्वियस है कि पूरे इंडिया में लोग तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। किसी को अगर कोई शेयर खरीदना तो वहां जाना पड़ेगा, और फिर शेयर्स खरीदने के लिए भी वहां जाना पड़ेगा, और फिर इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी नहीं मिलते थे। तो इतनी बड़ी मार्केट और इतना बड़ा पैसा भी कैसे उठा सकते हैं? मार्केट से नहीं उठा सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका इन स्टॉक एक्सचेंजेस को आज की डेट में, ये स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर कोई भी फिजिकल मार्केट प्लेस नहीं है
दीज ऑल आर डन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। और इन स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम आपने सुने होंगे, बीएससी, एनएससी, जो प्रोमिनेंट है। इनके फुल फॉर्म जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। मतलब पहले इनको कहा जाता था, ऐसे नामों से जाना जाता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, लेकिन आजकल इनका ऑफिशियल नेम ही बीएससी और एनएससी हो चुके हैं। तो बीएससी और एनएससी यहाँ पर ऐसी दो मार्केट प्लेसेस हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अलावा और भी हैं, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले रहा हूँ फिलहाल, कि जहां पर आपका ये सारी सारी चीजें ऑनलाइन होती है। वहां पर ऑनलाइन ही ब्रोकर्स आपके लिए बायर और सेलर को मिलवाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही, और ऑनलाइन आप किसी भी शेयर को सेल परचेज कर सकते हो। तो आपके जो 10 लाख शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पर इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे होगी, यानी कि बीएससी, एनएससी पे होगी। और जिस दिन ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगी, उसी वक्त इनके शेयर के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर मार्केट में दिखने लग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति उस दिन से, सेम डे से यहाँ पर इनके शेयर्स को परचेज सेल कर सकता है। अब ऑब्वियस है, जैसे ही आईपीओ आता है उसके बाद उसकी लिस्टिंग होती है, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अगर उस आईपीओ के जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, उस आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उस आईपीओ की डिमांड में यहाँ पर जो 20 लाख लोग जिनको शेयर्स नहीं मिले थे, वो उसकी डिमांड, शेयर की डिमांड उस वक्त करने लग जाएंगे। क्योंकि जब लिस्टिंग होगी तो उसकी प्राइस 100 रुपए होगी, लिस्टिंग 100 रुपए में होगी। लेकिन अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, तो उसकी प्राइस विद इन सेकेंड्स एकदम से बढ़ सकती है। अब कितनी बढ़ेगी, टोटल डिमांड, टोटल डिपेंड अपॉन द डिमांड। क्योंकि किसी चीज की जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और पीछे सप्लाई है नहीं, तो ऑब्वियस उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपीज, यहाँ पर क्या हुआ, 100 रुपीज उसके जो प्राइस है, उसकी डिमांड काफी ज्यादा लोगों ने कर दी, उसके प्राइस हो सकता है एकदम से 110 हो जाए। और मैंने ऐसे ऐसे आईपीओ देखे हैं जिनमें विद इन फ्यू मिनट्स उसके प्राइस डबल भी हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है, डबल हो चुके हैं। अब सोचो कि मैंने मान लीजिए 100 रुपए जो लगाए थे, मान लीजिए मैं 10 लाख खुश नसीबों में हूं जिसने वो 100 रुपए लगाया था, उसको आधे घंटे के अंदर अंदर वो 100 रुपए के बदले 200 रुपए मिल रहा है, ठीक है। और अब खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाला वो व्यक्ति है 200 रुपए में जिसको लगता है कि इस कीमत, किसकी वैल्यू 200 की 300 हो जाएगी, या 200 की 210, 220, मतलब इसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। तो वो व्यक्ति है यहाँ पर आपका। तो ये सब चीजें डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, टोटली। तो कितनी डिमांड है, अगर सप्लाई कम है, शॉर्टेज है किसी चीज की और डिमांड बहुत ज्यादा करते हो, तो ऑब्वियस है मांग जब ज्यादा होगी, एटीट्यूड उसमें ज्यादा आएगा उस व्यक्ति में। क्लास में कोई ना कोई एक लड़की ऐसी होती थी ना जिसमें, जिसकी डिमांड हर एक तरफ होती थी, ना ही उस क्लास के लड़के उसकी डिमांड करते थे, मगर बाकी आसपास के स्कूल वाले भी उसकी डिमांड करते, स्कूल के बच्चे भी, है ना, होता था। आपकी क्लास में भी आप 100% आप में से कोई ना कोई ऐसा लड़का होगा, या आप में बहुत सारे ग्रुप ऑफ लड़के होंगे जिनको अपने स्कूल की लड़कियों के बारे में तो पता होता ही होता था, लेकिन दूसरे स्कूल की लड़कियों के बारे में पता होता था, है ना, है ना। ईमानदारी से बताना, ऐसा कोई था, ईमानदारी से बता दो, हंसने के बजाय बता दो यार, यस से लिख दो, दिल खुश हो जाएगा ना। देखा मैं ना, ये बात मुझे पता क्यों याद है, कि ये बात ना कल ना, ये बात कल ही निकली थी, ये हंसी ना, कल ही बात निकली थी। कल ना वैसे वैसे कोई ना दुकान के वाइफ से बात चल रही थी, तो किसी दुकान का नाम ना गलती से मेरे मुंह से, मतलब मैंने बोलना था, क्या मालूम बोलना था, कोई यहाँ पर दुकान है हमारे नाम से, मैंने वो नाम बोलना था, है ना, तो मैंने उसकी जगह पे नाम बोल दिया, पूजा वैरायटी स्टोर बोल दिया। मैंने कहा यार पूजा वैरायटी स्टोर, कहते पूजा वैरायटी स्टोर कौन है। मैंने कहा वो जहां पर जाना था, कहता नहीं पूजा थोड़ी ना, वो तो प्रीति है। मैंने कहा पूजा, कहते पूजा वाला कौन है। मैंने कहा कोई नहीं है पूजा वैरायटी स्टोर। कहते कौन है बताओ पूजा। मैंने कहा अच्छा, मैंने पूजा वैरायटी स्टोर वही है, उस, मैंने फिर लड़की का नाम लिया, अब लड़की का नाम तो नहीं लूंगा मैं, उस लड़की के घर के सामने वो पूजा वैरायटी स्टोर हुआ करता था। कहते लड़की कौन है। मैंने लड़की, ये लड़की वो लड़की थी जिस लड़की के बारे में हमारे 12th क्लास जब थी, है ना, 12th क्लास जब थी, तब उस लड़की के बारे में ना ही मेरे स्कूल के लड़के, बल्कि आसपास के जो 5-6 स्कूल हमारे
बढ़िया बढ़िया स्कूल जो भी थे, उन सारे स्कूल के लड़के उस लड़की के बारे में जानते थे। तो पूजा वैरायटी स्टोर फेमस था वहां पे, है ना, कि उसके घर के सामने वैरायटी स्टोर था, चॉकलेट टॉफी चिप्स के बहाने से वहां पर जाके खड़े हो जाते थे, है ना। तो इसलिए पूजा वैरायटी स्टोर भी फेमस है। तो तो ये कल बात वहां से बात चली, तो वही बात यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ कि वो एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, है ना। तो एटीट्यूड, जब सप्लाई तो भाई साहब कम है, एक ही लड़की है, डिमांड कईयों ने कर रखी है, तो एटीट्यूड तो उस लड़की का बढ़ेगा ही ना, है ना। ठीक है, लेकिन उस डिमांड में मैं नहीं डिमांड में आता, मैं अपने अलग थे, अपने अलग चलते थे यार अपने, है ना। अपने को पता होता था, खबरें हम सारी रखते थे, लेकिन हम पूजा वैरायटी स्टोर पे जाके नहीं खरीदते थे। हम कोई बात नहीं, हम पूनम वैरायटी स्टोर पे जाके जाते थे। हम वहां जाते थे जहाँ जहाँ सप्लाई कम होती थी, जहाँ डिमांड कम होती थी, सप्लाई पूरी होती थी, वहां डिमांड कम होती थी, हम वहां जाते थे। हम पूजा वाले में नहीं थे, हम पूनम वाले में थे। पूनम वैरायटी मेरी जो अभी प्रेजेंट में वाइफ है ना, उसके घर के सामने था। वही कहते हैं ना, हीरे की परख जोहरी को होती है। हमने हीरो को पहचान लिया, है ना। तो क्या था, क्या कह रहा था, हाँ। तो ऑब्वियस है 20 लाख लोग उसकी डिमांड करेंगे, ठीक है। तो उसके प्राइसिंग बढ़ेंगे बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है उनके उनको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, राइट। तो ये यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू मी आज जो एक अभी मैंने जो फंडा बताया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शेयर के प्राइस की वैल्यू जो है बढ़ती है। अब ये तो लिस्टिंग की दिन की बात है, उसके बाद ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है, कोई खेल, कोई उसको खरीदता है, कोई बेचता है, कोई सेल परचेज परचेज सेल बाय वगैरह वगैरह ऐसा चलता है। किसी को मुनाफा हो रहा है, किसी को कम घाटा हो रहा है, कोई 100 रुपए में खरीद रहा है तो बाद में उसको कहता है यार ये शेयर के प्राइस गिरते जा रहे, वो 80 रुपए बेच रहा है, 20 रुपए नुकसान कर रहा है, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें चलती रहती है। देखो, सही बताऊं तो शेयर मार्केट ना एक जनरल भाषा में आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति क्यों किस लिए जानते हैं शेयर मार्केट को, आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि जहां से हमें मुनाफा हो रहा है, जहां से हम कोई चीज पैसा क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आपको तो ये लगता है ना शेयर मार्केट हमारे लिए पैसा कमाने का जरिया है, राइट। लेकिन एक्चुअल में शेयर मार्केट का ये पहलू नहीं है, ये तो एक समुद्र में बूंद के बराबर चीज है। लेकिन एक्चुअल में शेयर मार्केट में खेल और बड़ा है। क्या है कि आपने जो पैसा दिया है, उस पैसे जो आपने शेयर खरीदे हैं, उस पैसे से जो कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी का जो पैसा पहुंचा, कंपनी ने उस पैसे को अपने किसी काम में इस्तेमाल किया, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया, और आगे बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है। आप 100 रुपए के 150 में उलझे हुए हो। आपने 100 रुपए दिए और उसके कईयों ने 50 रुपए कमा लिए, कईयों ने 50 लॉस कर दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा कंपनी को। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी को उससे। कंपनी को ये हो रहा है कि जो भी पैसा आपने दिया है, कंपनी उसका 100 का 500 कर चुकी है ऑलरेडी। हम ये देखते हैं ना कि पेटीएम जैसे है, पेटीएम का शेयर का प्राइस कहते हैं यार आधा हो गया, जब उसने आईपीओ लॉन्च किया था। भाई आधा हो गया, उसकी कौन सी जेब से लगा था पैसा। तुम ये तो सोचो, जब भाई ने किसी भी कंपनी ने जब अपने शेयर मार्केट में लॉन्च किए थे, जब लेकर आया तो 10 रुपए के लेकर आया था भाई। वो 10 रुपए की लेकर आया था आज की डेट में। उस शेयर की वैल्यू मान लीजिए आईपीओ उसने लॉन्च किया तो उसकी शेयर की वैल्यू ने 1000 रुपए लगा दी। आज की डेट में उसकी शेयर की वैल्यू 500 हो चुकी है। अरे बबुआ भाई, उसको तो फिर भी 490 का फायदा ही हो रहा है। वो तो अभी भी क्या बोलते हैं, वो घी वाला एक डायलॉग होता है ना, मुहावरा कहावत कौन सी होता है घी वाली, वो 10 उंगलियां घी में, कुछ ऐसी होती है ना। हाँ, 5 उंगलियां घी में।
वो वाली बात होगी ना। और मोर ओवर वो जो पैसा आपसे लिया है उस पैसे को तो अलग से और इस्तेमाल कर रहा है, वो तो और अपना इस्तेमाल कर रहा है, वो तो उस पैसे को और इन्वेस्टमेंट करके बैठा है कहीं ना कहीं, उस पैसे को और बिजनेस में लगा रहा है और बिजनेस और एक्सपेंड करे जा रहा है, करे जा रहा है। ओके, तो ये चीज होती है आपकी शेयर मार्केट का खेल। आपके लिए छोटा मोटा खेल है, जो बड़े जो मालिक हैं उनके लिए बहुत ही गजब हिसाब किताब चल रहा है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? अब यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको बताया, जब यहाँ पर एक कंपनी जो है अपने लिस्टिंग करती है, एप्लीकेशन लेकर आती है, अलॉटमेंट करती है, तो उस टाइम तक कंपनी की जो आपकी जिस फील्ड में वो खेल रही है, जो एक एरिया है, जो मार्केट है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब यहाँ पर एक कंपनी जो है अपने शेयर्स को लिस्ट कर देते हैं, लिस्टिंग के बाद जो सारा मैकेनिज्म होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। वो सारा का सारा सेकेंडरी मार्केट में खेला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो एक कैपिटल मार्केट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्विटी होती है, एक डेट होती है। इक्विटी मार्केट होती है जो आपकी शेयर्स वाली, जो मैंने अभी आपको समझाई, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी होती है। और डेट मार्केट भी आपको लेकर चलूंगा, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी के रूप में हम काम करते हैं। ठीक है, डेट मार्केट भी समझेंगे। तो ये मैंने अभी तक आपको बेसिक सारा का सारा बता दिया है, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करते हैं। आई होप कि आपने कुछ, काफी लोगों ने आज कुछ नया सीखा होगा अभी तक, है ना। काफी लोगों को पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगी, नो डाउट होती है। कई बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़े होते हैं, कई बच्चों ने ऑलरेडी ट्रेडिंग की होती है ना। स्टिल काफी और स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसको नया कुछ सीखा होगा, आज नया पहली बार पता होगा इसके बारे में। कुछ कईयों को पता होगा, तो कुछ टेक्निकलिटीज नहीं पता होंगी, तो वो भी आज पता लगेगी। इसके अलावा देखो, शेयर मार्केट में है तो बहुत चीजें, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने अभी आपको बताया बस यही है शेयर मार्केट। इसके अलावा शेयर मार्केट में और भी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, बहुत सारी बारीक बारीक चीजें होती है, मैकेनिज्म। मैंने जो अभी आपको बताया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, इसके बियॉन्ड भी एक हद कुछ और भी चीजें होती हैं। लेकिन आई थिंक जितना आपको जानना जरूरी है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, उतना ही मैं करवाऊंगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिर वो वही बात होगी कि बहुत ज्यादा है हमारे पास करने के लिए, समुद्र है, कितना कर लेंगे, है ना। वो समुद्र भी कर लेंगे तब भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने इतनी चीजें इसके बारे में पढ़ रखी हैं कि पूरे पूरे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज खत्म हो जाते हैं, है ना। चलो, एक बार ये पढ़ोगे।
समझ में आई ये चीजें जो लिखी हैं यहाँ पर? ओके अच्छा, अब इसमें आपको हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आए, मैं मानता हूँ कुछ हो सकता है टर्म्स आपको ना समझ, वैसे तो मेरे ख्याल से आ रहा होगा सारा कुछ, मैंने बता ही दिया, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर का नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना, वो आने वाले दिनों में आपका मतलब आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा अगर कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आई थिंक आ गया होगा। अब हम चलते हैं शेयर्स के ऊपर। मैंने शेयर्स वैसे तो आपको बता दिया कि शेयर्स क्या होते हैं, बेसिक तो आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ शेयर्स के टाइप के ऊपर। टाइप ऑफ शेयर्स कुछ होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका टाइप जो शेयर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और दी प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में यहां पर क्या डिफरेंस है बेसिकली, या ये टाइप क्या होता है? देखो, जो शेयर्स आप लोग परचेज सेल करते हो ना मार्केट में, जो आपको मिलते हैं, वो सब इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो आपको नहीं मिलते आप जैसे मेरे व्यक्तियों के लिए नहीं होते। ये प्रेफरेंस शेयर, जैसे इसका नाम है ना प्रेफरेंस, तो वैसा ही इसका काम भी है। ये कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष लोग जो कि कंपनी के लिए यहाँ पर काम करते हैं, कंपनी के लिए मतलब उनके साथ रहते हैं, उनको ये एक प्रकार से कह सकते हैं, इनको टेलर मेड शेयर होते हैं। टेलर मेड समझते हो? टेलर मेड, आप जब कपड़ा, एक तो होता है रेडीमेड, है ना, एक तो होता है रेडीमेड, एक होता है कि आप टेलर से जाके अपनी ट्राउजर्स वगैरह या फिर सूट वगैरह, जो सूट होते हैं लेडीज के, वो सिलवाते हो। एक तो रेडीमेड लिया आपने, टॉप जीन्स ले लिया, टी शर्ट ले ली, जीन्स ले ली, शर्ट ले ली, ट्राउजर ले लिया, एक आपने उससे सिलवाया। तो दीज आर दी टेलर मेड, कि जैसा व्यक्ति, जैसा पर्सन ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, उसके साथ प्राइसिंग नेगोशिएशन करके वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से उसको हमने प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। इन्वेस्टमेंट उसने भी हमारी कंपनी में किया, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर ने भी अपने हमारी कंपनी में किया है, लेकिन दीज आर दी प्रेफर्ड। एक तो ये चीज इनमें हो गया। दूसरी चीज यहां पर इसमें होती है कि इक्विटी शेयर वाले जो होते हैं ना, इनके पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट से क्या समझते हो? आप जब भी इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आप एक प्रकार से कंपनी के ओनर बन जाते हो। नो डाउट इसमें भी ओनर हो, लेकिन ओनर बनते हो, ओनर किस में बनते हो? डिसीजन मेकिंग में। आप डिसीजन मेकिंग में यहां पर ओनर बनते हो। आपके पास कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी, कोई बड़ा मेजर डिसीजन लेना है, डिसीजन भी तरह तरह के होते हैं, मैं उनमें बाइफरकेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो आप जब कंपनी एक्ट वगैरह पढ़ते हो तब पढ़ते हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं, उसमें से यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी कंसेंट ली जाती है, उनसे वोटिंग करवाया जाता है। ये वोटिंग पहले के जमाने में ऑफलाइन हुआ करती थी, है ना,
तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता था कि मुंबई में आओ, दिल्ली में आओ, वहां पर आओगे, वहां पर एक मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होती थी, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह वगैरह। तो उनमें जाकर आपसे डिसीजन लिया जाता है और लोगों से वहां पर वोट करवाए जाते थे कि ये कंपनी डिसीजन लेने वाली है, इस पे आपका राय बताओ, इसमें आपकी वोटिंग बताओ, हाँ ना। लेकिन वहां जाने जाने खर्चा कंपनी नहीं देती, आपको वहां रखेंगे, वहां आप आएंगे, जहां पर भी मीटिंग होगी तो वहां पर खाने पीने का खर्चा मिल जाएगा, लेकिन आने जाने का नहीं मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल ये सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन वोटिंग यहाँ पर हो जाती है, आपके पास लिंक आता है, उस पर वोट कर सकते हो अपना। तो इसमें कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनसे मेजर जो डिसीजन होते हैं उनके लिए उनसे वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग के अकॉर्डिंग वो फैसला लिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं है, उनको सिर्फ शेयर्स दे दिए जाते हैं, उनसे किसी भी डिसीजन में उनका हिस्सा नहीं होता, डिसीजन उनसे नहीं पूछा जाता, राइट। ये तो पहला हुआ। दूसरा डिफरेंस होता है डिविडेंड से जुड़ा हुआ। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कोई भी कंपनी में प्रॉफिट कमाया, तो वो क्या करती है, वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में, और वो शेयर होल्डर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जो डिविडेंड यहाँ पर आता है, जो भी प्रॉफिट कमाया और कंपनी उसको बांट रहा है अपने शेयर होल्डर्स में, तो उसमें डिविडेंड जो सबसे पहले जो है ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। नाम क्या है? प्रेफरेंस। उनको डिविडेंड में प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि इक्विटी शेयर वालों को प्रेफरेंस बाद में दी जाती है। मतलब एक बार पहले तो उनको दे दिया गया प्रॉफिट में हिस्सा, लेकिन अगर उसके बाद कुछ बचता है, डिविडेंड देने लायक कुछ बचता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दिया जा सकता है। अगर नहीं बचता तो जरूरी नहीं है दिया जाए, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जो दिया गया प्रेफरेंस वालों को, जो अनाउंस किया गया वो दे दिया गया, उसका जो बचा होगा फिर वो प्रोपोर्शनली इक्विटी शेयर में बांट दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर तो मेंबर होते हैं यहाँ पर आपके कंपनी के, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो इसलिए उनको मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं कह सकते। तो ये एक बेसिक दो तीन डिफरेंस जो भी मैंने बताए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में, है ना। अब जैसा अब किसी एक व्यक्ति विशेष ने पूछ लिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, एक और डिफरेंस होता है, मैं बताना भूल गया, कि कंपनी यहां पर अगर वाइंड अप हो जाती है, तो वाइंड अप मतलब कंपनी कल को डूब जाती है, खत्म हो रही है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कंपनी बंद हो रही है, तो अब ऑब्वियस है आपके शेयर भी तो है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जो भी यहाँ पर बचा खुचा आपके पास पड़ा है सामान, पैसा भूसा जो भी पड़ा है कंपनी के पास, तो सबसे पहले उसमें जो पैसा है वो प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। प्रेफरेंस वालों को उनका जो पैसा है वो वापस लुटाया जाएगा। इक्विटी वालों को जब अगर प्रेफरेंस वालों को दे दिया गया, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी वालों को पैसा दे दिया जाएगा, बचता है तो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंसेस है इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में। अब आज में से किसी ने ऐसा पूछा, सर ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब प्रेफरेंस वालों को क्यों प्रेफरेंस? वही तो मैंने डिफरेंसेस सारे के सारे बताया कि तुम्हारे पास वोटिंग राइट भी तो है ना, इसके पास वोटिंग राइट नहीं है, तुम्हारे इसके पास प्रेफरेंस है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम ले लो प्रेफरेंस शेयर, तुम्हें मिलेंगे नहीं, लेकिन बात वही तो है ना। तो तुम्हारे पास प्रेफरेंस, तुम्हारे पास लेने के लिए लायक भी तो हो, तुम है ही नहीं। वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, है ना, उनको दे दिया जाता है, उनको कुछ ना कुछ नेगोशिएशन, उनको मदद करते हैं, ना ही मनी के फॉर्म में बट और भी चीजों के फॉर्म में, उनको सलाह मशवरा चाहिए वो ले लेते हैं, है ना। तो इसलिए वो वहां पर आपका प्रेफरेंस शेयर उनको दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली जब प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे तो उनको कुछ तो कंडीशन उनको देनी पड़ेगी, कुछ तो उनको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे कि चलो यार कंपनी डूबेगी उससे पहले हम आपको पैसा दे देंगे, डिविडेंड में हम आपको पैसा देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं इक्विटी वालों को पैसा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन बाद में मिलेगा, ठीक है, ओके, गॉट इट। अब यहां पर ये तो इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस हुआ। अब यहां पर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, जिसमें से यहां पर आपका जिसमें से प्रेफरेंस शेयर में आपके टाइप ऑफ शेयर में सबसे पहला टाइप आता है कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होता है
जो कि यहां पर आपका, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ नहीं इस साल, मैं प्रेफरेंस शेयर के टाइप बता रहा हूं, है ना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल तो ऑब्वियस डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगर आपको इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपका हिस्सा जो है वो परमानेंट फिक्स है, वो आपको दिया जाता है, उसमें पहले डिसाइड कर लिया जाता है इतने प्रतिशत आपको दिया जाएगा, डिविडेंड हिसाब से दिया जाएगा। तो उससे अगले साल जब भी प्रॉफिट होगा तो उस साल प्रॉफिट में तो डिविडेंड आपको दिया ही दिया जाएगा, उससे पिछले साल के भी आपको डिविडेंड जो नहीं दिए गए थे क्योंकि कंपनी लॉस में थी, तब भी आपको उस साल में प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा पिछले 2 साल का भी। दैट इज कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता, जिस वक्त आपका प्रॉफिट नहीं आया उस महीने उस साल आपको नहीं मिला गया, अगर डिविडेंड तो नहीं मिला, अगले साल नहीं मिला, नहीं मिला, जब प्रॉफिट आएगा तभी मिलेगा। पिछला कम्युलेटिव नहीं होता है। कम्युलेटिव आपने शब्द क्वांट में भी सीखा होगा, है ना, कम्युलेटिव वही शब्द है। अगला आता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये होते हैं कि अगर कोई भी शेयर जो है वो आप रिडीम कर सकते हो, उन प्रेफरेंस शेयर्स को आप यहां पर रिडीम कर सकते हो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, मतलब वापस उसका पैसा ले सकते हो कंपनी को देकर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहां पर तब तक रिडीम नहीं होंगे, तब तक उनका पैसा नहीं मिलेगा जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, कंपनी आपकी ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंच जाती जब तक कंपनी खत्म हो रही है। जिस दिन कंपनी खत्म होगी उसका पैसा तभी आपको मिलेगा। ठीक है। अगला होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होता है कि मान लीजिए आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड में आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, सॉरी प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट में डिविडेंड में आपको मिल गया, उसके बाद डिविडेंड के बाद आपका डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद आपका इक्विटी वालों को दे दिया, इक्विटी के बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तब आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा मिल जाएगा डिविडेंड का, और नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को नहीं मिलेगा, वो पहले आपको बांट दिया गया है, फिक्स जो डिसाइड था, उसके बाद इक्विटी वालों को बांट दिया गया सारा, आपको पैसा नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। अगला होता है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि यहां पर कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर में किसी वक्त, इक्विटी शेयर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं कि उनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको यहां पर आप एज इट इज ही प्रेफरेंस शेयर ही आपको यहां पर रखना पड़ेगा, उनको हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर जितने भी मैंने आपको टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बताए हैं, ये सारे के प्रेफरेंस शेयर जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही मिले, इनका मिक्सचर भी हो सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है देयर इज अ काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर व्हिच इज कन्वर्टिबल एंड अ नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड अ कम्युलेटिव। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? ये इनका मिक्सचर भी हो सकता है, एक ऐसा शेयर इश्यू किया गया जिसमें चारों के चारों फीचर्स हैं, कोई भी रैंडम किसी के साथ मैक्स करके, है ना, कुछ ऐसे फीचर्स बनाकर भी आपका प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो सकता है। ऐसा नहीं है इकलौता ऐसा प्रेफरेंस शेयर होगा जो कन्वर्टेबल हो सकता है, वो भी हो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उसमें उसके बाकी नेचर भी तो बताने पड़ेंगे ना उस प्रेफरेंस शेयर। भाई तुम्हें डिविडेंड कैसे मिलेगा, तुम अच्छा रिडीमेबल हो क्या नहीं हो, अच्छा तुम्हारा जो डिविडेंड है कम्युलेटिव है नॉन कम्युलेटिव, तो सारा बताना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। तो सारे सारे फीचर्स एक प्रेफरेंस शेयर में हो सकते हैं। आई होप क्लियर है, डन है। एक एक चीज जो मैंने आपको बात बताई है शेयर्स और डिवेंचर्स के, और शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर भी टाइप्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है। अगले पेज पे डिवेंचर का डेफिनेशन है, डिवेंचर के बाद उसके डिवेंचर के टाइप भी लिखे हुए हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करवाने वाला हूँ। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास अपने प्लानर में देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं है कब शेड्यूल की हुई है, देख लीजिएगा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। हाँ वो ले लूंगा, कैंसिल वाली में हो जाएगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। कोई क्वेरी? चले, जिसको जाना जा सकता है, इसको रिवाइज कर ले राहुल, कोई दिक्कत नहीं। टेलर वाला पॉइंट का मतलब ये है कि आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप एक कंपनी के अंदर मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो,
है ना। तो फिर आपके अकॉर्डिंग वो प्राइसिंग उसकी शेयर्स की वो डिसाइड कर सकते हैं। आपको क्या, आपको कम्युलेटिव चाहिए, नॉन रिडीमेबल चाहिए, रिडीमेबल चाहिए, या एक टेलर मेड है, जो अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई ना, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, यही तो है टेलर मेड। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करेगी कैसे करना है, उसकी प्राइसिंग वाइजिंग। ठीक है सर, क्या आप शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। बताएंगे कभी किसमें करते हैं, कैसे करते हैं। एक बार ये सारे लेक्चर्स खत्म कर लो, फिर एक लेक्चर शायद आपका ऐसा होगा, म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक टाइटल होगा, उस क्लास में डिस्कस करेंगे। सर मैं आपकी इस क्लास में नहीं, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट्स इनफ। ठीक है, पी रेशियो क्या होता है? प्राइस अपॉन इक्विटी होता है। यार ऐसे तो बहुत कुछ है जाने, कल को तुम कहोगे सर टेक्निकल एनालिसिस बता दो सर, है ना। सर 52 वीक हाई, 52 वीक लो क्या होता है? और मोर ओवर तुमने पी रेशियो पूछा, तो ऑब्वियस है तुम्हें पता ही होगा पी रेशियो क्या होता है, तभी पूछा, नहीं तो पूछता ही क्यों ना। आपको पता है पी रेशियो नाम की कोई चिड़िया थी? आप में से कितने लोगों को पता पी रेशियो? नहीं पता ना, फिर जिसको पता है वही पूछेगा, है ना। सर का कोई ऑलरेडी, अगर आप बिगिनर हो तो मेरा ऑलरेडी एक नया कोर्स मैंने स्टार्ट किया, वो 6 बजे क्लास चल रही है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी शेड्यूल है नेक्स्ट मंथ, कराओ। ठीक है, चले, टाटा बाय बाय करें। डीआई वाला तो डीआई से, डीआई वाला सर से पूछो यार। चलो, थैंक यू सो मच आज संडे को अपना समय देने के लिए मुझे, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, जब भी आपका प्लानर में शेड्यूल है, आई डोंट नो कौन से दिन को शेड्यूल है, तब करेंगे आपसे, है ना, बातें और सारी बहुत सारी। बाय बाय।